नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, ये 4 महाद्वीप हमारे खत्म हो चुके हैं। आज हम पहुंच चुके हैं एशिया में। ठीक है, तो इन सब का रिवीजन हम कंप्लीट ही सातों महाद्वीप करके एक मैराथन क्लास ले लेंगे, उसके अंदर सारा रिवीजन हो जाएगा। और फिलहाल हम चलते हैं आगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो बीच के अंदर ये सूरज जैसा, ये है पामीर ग्रंथि या पामीर घाट। ठीक है, तो पामीर घाट क्या है? इसको विश्व की छत बोलते हैं। विश्व की छत इसको क्यों बोलते हैं, है ना? इसके अंदर बहुत सारी जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो है, उनके बारे में, है ना? तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ये वाली जो पामीर की गांठ है, इसको गांठ या ग्रंथि क्यों बोलते हैं? पहली बात तो ये है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग जो पर्वत श्रेणियां हैं वो आकर यहाँ पर आपस में मिलती हैं, जिससे एक रस्सी में गांठ बांधी हो वैसा एक देखने को मिलता है ना? तो हम ये एक एक जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम पामीर के पठार जो है ये क्या है ना? तो पामीर का पठार जो है वो विश्व की छत है, और ये जो है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इनकी जो बाउंड्री है वहां पे स्थित है। ठीक है, और इसको विश्व की छत बोलते क्यों है? क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा ऊंचाई है, बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर है, और वहां हाइट पे जाके ये क्या है, बिल्कुल सपाट सा एक एरिया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विश्व की छत बोलते हैं। इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है? यहाँ पे देखो, हिमालय हो गया अपना, हिंदुकुश, सुलेमान, तियनसान, पुलुनसान, है ना, अल्ताई पर्वत, ये सब आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, अब पामीर की ग्रंथि से निकलने वाली जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, है ना, इसके चारों तरफ ये जो निकल रही है, हिंदुकुश, सुलेमान, हिमालय, है ना, इन सब के बारे में हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा, जो अपने काम का है ना। हिमालय तो अपन वैसे भी इंडियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो हिमालय के बारे में तो क्या थोड़ा सा, कि ये पामीर ग्रंथि से किस साइड में है? दक्षिण पूर्व की दिशा में है, भारत की ओर, है ना। या किस किस एरिया में ये फैला हुआ है? भारत में है, नेपाल में है, और भूटान में है ना। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जो सुलेमान है, ये पामीर से किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम की ओर पाकिस्तान के क्षेत्र में विस्तृत है ना। फिर आता है हिंदुकुश। हिंदुकुश ये पश्चिम की ओर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, ये हो गए। अब ये जो ईस्ट और आपके जो नॉर्थ वाले हैं वो देख लेते हैं। कुल्लुन कुल्लुन कहाँ है? ये पामीर की घाट से ठीक पूर्व दिशा में हो गया। ठीक है, ये तिब्बत का जो पठार के जो क्षेत्र है उधर चीन में। ठीक है, फिर आता है तियनसान। ये कुनलुन के उत्तर में स्थित है, और इसके पूर्व में चीन के सिंगजियांग क्षेत्र में ये फैली हुई है। चीन का सिंगजियांग क्षेत्र है, वहां पे ये फैली हुई है। ठीक है, फिर यहीं पे है एक ग्रेट खिंगन, चीन का, है ना। इसका इससे पामीर की घाट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ग्रेट खिंगन जो चाइना के अंदर है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको ग्रेट खिंगन या वृहद खिंगन बोलते हैं, है ना। तो चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में जो मंचूरिया है ना, उस साइड में ये है। और फिर जो है आपका अल्ताई पर्वत, ये मध्य एशिया के अंदर स्थित है। जो देखो यहाँ पे बहुत सारे देशों की सीमाएं आएगी। रूस आ गया ऊपर की तरफ, इधर ये चीन हो गया, इधर वो ये मंगोलिया हो गया, यहाँ पे हो गया ये कजाकिस्तान, ये सारे आके यहाँ पे अल्ताई पर्वत की तरफ मिलते हैं। रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान। ठीक है, ऐसे ही इधर है ये सयान पर्वत, ये अल्ताई पर्वत के उत्तर पूर्व में है, और मुख्य रूप से मध्य एशिया और रूस के, जो रूस वाला जो साइबेरिया वाला एरिया है ना, साइबेरिया, है ना, उसके दक्षिण भाग में ये स्थित है। ठीक है, तो ये एक तरह से जो अपना पामीर की गांठ है वो एक तरह से न्यूक्लियस है इन जो पर्वत हैं, जो सेंटर वाले, और एशिया के जो सेंटर वाले पर्वत हैं उनके लिए, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं हम? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है पश्चिम और दक्षिण एशिया के
प्रमुख पर्वत। पहले हम पश्चिम एशिया के पर्वत देखते हैं, है ना। तो देखो पश्चिम एशिया में सबसे पहले देखते हैं हम पोंटिन और टोरस पर्वत। ये कहाँ पे है? तुर्की में है। पोंटिन और टोरस कहाँ पे है? तुर्की के अंदर। ये दोनों पर्वत श्रेणियां तुर्की के अंदर स्थित है। और उत्तर में तो कौन है? टोरस। और सॉरी, उत्तर में है पोंटिन। ये ऐसे हैं, ऐसे। ये टोरस है और इधर है पोंटिन। ठीक है, उत्तर में पोंटिन है और दक्षिण में कौन सा है? टोरस है। ये कलर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उत्तर में क्या है? टोरस है। एक बार व्हाइट वाला लेकर देखते हैं, और ब्लैक लेंगे तो कैसा रहेगा? ब्लैक के पास नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, पोंटिन और टोरस जो पर्वत है वो कहाँ पे है? आपके तुर्की के अंदर है ना। तो टोरस जो है वो साउथ में है, पोंटिन क्या है? अपने नॉर्थ में है। यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। टोरस पर्वत श्रृंखला से पश्चिम एशिया की दो ऐतिहासिक और बड़ी जो नदियां हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां हैं, इनका उद्गम होता है। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? आपके टोरस पर्वत श्रृंखला से होता है। जो टिग्रिस है ना, टिग्रिस, इसको बोलते हैं दजला। दजला। टिग्रिस को क्या बोलते हैं? दजला। और यूफ्रेटस जो है इसको बोलते हैं फरात। तो पोंटिन और टोरस के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से दजला और फरात नदियां जो है वो निकलती हैं। यहाँ से मेसापोटामिया की सभ्यता इन्हीं नदियों से, जो दजला और फरात है, उससे विकसित हुई थी। मेसापोटामिया की जो सभ्यताएं हैं, सभ्यताएं क्या, सभ्यता जो है वो इन्हीं नदियों से विकसित हुई थी। ठीक है, तो तुर्की के अंदर है पोंटिन और टोरस पर्वत। टोरस जो है वो साउथ में है, पोंटिन जो है वो नॉर्थ में है। और टोरस से आपके टिग्रिस और यूफ्रेटस जो नदियां हैं उनका उद्गम होता है, जिनको दजला और फरात कहते हैं। और यहीं पे मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। फिर आता है दूसरा आपका, इधर ही पश्चिमी एशिया में अरारत पर्वत। ये भी तुर्की में ही स्थित है। और ये तुर्की की यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है ना। जो अरारत पर्वत है वो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है। और ये क्या है? मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है, तो ये हुई बात अपनी। यहाँ एल्ब्रूज और जाग्रोस श्रेणियां आकर मिलती हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र के पास एल्ब्रूज और जागोस जो पर्वत श्रेणियां हैं वो आकर आपस में मिलती है और एक पर्वतीय गांठ जैसी संरचना बनाती है। माउंटेन नॉट जैसी स्ट्रक्चर ये बनाती है। फिर आता है एल्ब्रूज और जाग्रोस पर्वत। जाग्रोस पर्वत ईरान जो है ये, ईरान अभी काफी चर्चा में है, ईरान के पश्चिम में है ना। जाग्रोस जो पर्वत है वो क्या है? ईरान के पश्चिम भाग में फैला है। जबकि जो एल्ब्रूज पर्वत है वो ईरान के उत्तरी भाग में फैला है। ठीक है, ईरान के पश्चिम भाग में तो कौन है? आपका एल्ब्रूज। और उत्तरी भाग में कौन है? जाग्रोस। देखो ये वाली चीज एल्ब्रूज और जाग्रोस आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तो हर कोई याद करने पे लगा हुआ है। ये वाला, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है ना, ये तो हर कोई याद करने की कोशिश कर रहा है, तो सबको पता है यहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो आपका ईरान है, इसके अंदर पर्वत भी तो है, एल्ब्रूज और जाग्रोस। एल्ब्रूज और जाग्रोस। तो एल्ब्रूज वेस्ट साइड में है और जाग्रोस जो है वो आपका किस में है? नॉर्थ साइड के अंदर है। फिर ये जो एल्ब्रूज पर्वत ईरान के उत्तरी भाग में है, जिधर क्या है? कैस्पियन सागर भी स्थित है। तो ये जो कैस्पियन सागर है उसके दक्षिण के अंदर है। ठीक है, अब जो ये एल्ब्रूज है ना, इसके अंदर देवामंद जो चोटी है वो पश्चिमी एशिया की सबसे ऊंची चोटी है ना। और ये जो देवामंद है ना, ये वही एक
क्या बोलते हैं, मृत ज्वालामुखी है या शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, देवमन क्या है, एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। और ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, पश्चिमी एशिया का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, तो देवामंद जो है वो है, एल्ब्रूस श्रेणी के अंदर है ना। फिर आता है आसीर पर्वत। जो आसीर पर्वत है ये सऊदी अरब और यमन के पश्चिमी तट पे स्थित है। ठीक है, लाल सागर के समानांतर, ये लाल सागर है ना, ये रेड सी है, रेड सी के ये समानांतर, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका आसीर पर्वत। ठीक है, अच्छा जी। और मरुस्थलीय देश होने के बावजूद इस पर्वतीय क्षेत्र में थोड़ी अधिक वर्षा होती है ना, ये पहाड़ है इसलिए वर्षा होती है ना। फिर हम दक्षिण एशिया की बात कर लेते हैं, है ना। हिंदू कुश पर्वत के बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई है ना। ये पामीर की गांठ जो है उसके पश्चिम की ओर निकलने वाली एक मुख्य शाखा है ना। ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं अभी कुछ मिनट पहले ही। फिर सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत कहाँ पे है, पाकिस्तान के जो मध्य पश्चिमी भाग है वहां पे है ना। और ये हिमालय तंत्र के पश्चिम में दक्षिण की ओर मुड़ने वाली किरथार और सुलेमान श्रेणियों का हिस्सा है, किरथार और सुलेमान श्रेणियों का ये हिस्सा है। ठीक है, अच्छा जी। फिर आपकी आ जाती है साल्ट रेंज, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित है। साल्ट रेंज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रॉक सॉल्ट मिलता है, सेंधा नमक जिसे हम बोलते हैं, है ना। और यहाँ केवड़ा नमक खदान है। और ये एक ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है। ठीक है, और इधर जो ये चगाई पहाड़ियां है ना पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र है ना। ये क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में बहुत चर्चित रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने 1998 में अपनी परमाणु परीक्षण जो किया था चगाई वन, वो इसी पहाड़ी क्षेत्र में किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन से पर्वत से कौन सी नदियों का उद्गम हो रहा है, और कौन से की लोकेशन कहाँ पे है, सर्वोच्च चोटी कहाँ पे है ना। आपस में देश से मिलाने वाली जो लोकेशन और पर्वत श्रृंखला है उसको मिलाने वाली, ऐसा हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, है ना। फिर इसके बाद में अपने जापान साइड के उधर के पर्वत रह गए ना। हाँ, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, सक्रिय ज्वालामुखी और नवीन वलित पर्वत है ना। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, है ना। ये जब अपन ज्वालामुखी पेटी और भूकंप वगैरह पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, तो आती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वगैरह की चर्चा वहां पे होती है। ठीक है, तो अब हम ये वाले जो पर्वत है वो पढ़ने वाले। अराकनियोमा पर्वत, ये कहाँ पे है, म्यांमार, है ना। ये एक नवीन वलित पर्वत है। कैसा है, नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसा हमारा हिमालय है, वास्तव में इसको क्या है, हिमालय का ही विस्तारित रूप माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, हिमालय का ही विस्तारित रूप माना जाता है। ठीक है, इधर जो है ना, ये है अपना अराकन योमा। ये आगे जाके जो है समुद्र में ऐसे छिप जाता है, और आगे जो ये नीचे की तरफ अपने अंडमान निकोबार वगैरह ये सब जो आते हैं, वो भी क्या है, इसी पर्वत श्रृंखला की हिस्से माने जाते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ, इसका निर्माण हुआ है ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट के अभिसरण से। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ब्रह्मा प्लेट के जो आपस में अभिसरण हुआ है, यानी कन्वर्जेंस जो हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, माउंट विक्टोरिया, माउंट विक्टोरिया अराकन योमा की सर्वोच्च चोटी है। इसे नटमा तुंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नटमा तुंग भी कहते हैं। फिर अगला है फ्यूजियामा पर्वत। ठीक है, माउंट विक्टोरिया प्लेट, ये ठीक है, ये हो गई बात। फिर आता है फ्यूजियामा पर्वत। जो फ्यूजियामा पर्वत है वो क्या है और कहाँ पे,
ये जापान के अंदर स्थित है ना। और ये जापान का सबसे ज्यादा पूजनीय पर्वत है, लोग इसकी पूजा करते हैं, है ना। इसकी विशेषता क्या है? ये जापान की सबसे ऊंची चोटी और सक्रिय ज्वालामुखी है ना, जो बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, प्रशांत वलय का भाग है ना। रिंग ऑफ फायर क्या है? ये जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये जो रेड रेड ये जो दिख रहे हैं, ये ऐसे, है ना? ये सब क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, आपके जो सक्रिय ज्वालामुखियां हैं उनको दिखा रहा है ये, है ना। फ्यूजियामा जो है प्रशांत महासागर की जो अग्निवलय है उसका एक प्रमुख हिस्सा है, जहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके अंदर हलचल होती रहे। अब हलचल होगी टेक्टोनिक प्लेट में, तो या तो आएगा भूकंप या आएगा क्या, वहां पे ज्वालामुखी। अभी परसों ही दिल्ली में आया है, उसके पहले दिन आपके वेनेजुएला में आया था भूकंप, बहुत खतरनाक वाला, है ना। दिल्ली कश्मीर में अभी परसों आया ही है, तो आपको पता होगा। अच्छा जी। फिर है पुंचक जाया, जो कि कहाँ है? इधर इंडोनेशिया की तरफ है, ठीक है। अच्छा जी, जो पुंचक जाया है ये इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के अंदर स्थित है। कहाँ है ये? पापुआ, इंडोनेशिया। और ये इंडोनेशिया की सर्वोच्च चोटी है, 4884 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पे माउंट कार्स्टेन्स है ना। अ, मतलब ये जो पुंचक जय है ना, ये माउंट कहाँ जा रहा है, कार्स्टेन्स इसको बोलते हैं, है ना। इसी को कार्स्टेन्स भी बोलते हैं। ये जो अपना विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है उसके बहुत पास में है, इक्वाडोर के जो है इक्वेटर के बहुत ज्यादा ये क्या है, पास में है। फिर भी इसकी हाइट इतनी ज्यादा है, देखो लगभग 5000 मीटर है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी चोटी पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसकी चोटी पर क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब ये जो ग्लेशियर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, है ना। तो ये ओशियाना, जो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला है, ओशियाना और इंडोनेशिया है, वो उन दोनों के लिए ये जो चोटी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं अराकानी और माफिजियामा, जाया, इन सब से, है ना। तो आप क्या है, मैप के अंदर पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे है, कौन सा वलित है, कौन सा ज्वालामुखी है ना। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं जो प्रमुख पठार जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें सबसे पहले अंतर पर्वतीय पठार जो है हम पढ़ रहे हैं, तब से क्या है, अंतर पर्वतीय पठार का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ आपके पर्वत श्रेणियां है, उसके अंदर जो है एक पठारी प्रदेश जो है ऊंचा बसा हुआ है ना। वो उसको क्या बोलते थे अपन? अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप अंतर पर्वतीय पठार। अब हम जो है एक एक पठार इसका पढ़ेंगे, जो एशिया के पठार हैं वो सब चीजें। तो सबसे पहले है तिब्बत का पठार। इसको विश्व की छत बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 4500 मीटर, ठीक है। ये उत्तर में कुल्लुन और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच से घिरा हुआ है ना। तो ये एक आदर्श अंतर पर्वतीय पठार। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व कुछ ऐसा है कि ये एशिया का जल स्तंभ है ना, वाटर टावर ऑफ एशिया है ये। यहाँ के हिमनदों से एशिया की सबसे बड़ी जो नदियां हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यांगसी, सिकियांग, मेकोंग, साल्विन, इन सब का क्या है, उद्गम होता है ना? तो ये सब नदियां जो हैं, जो बड़ी बड़ी एशिया की जो नदियां हैं वो यहीं से निकलती है, तिब्बत के पठार से, ठीक है। होगी, आगे बढ़े। फिर आता है अनातोलिया का पठार। इसको एशिया माइनर भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे ये अवस्थित है, कहाँ पे इसकी स्थिति है? ये तुर्की में पोंटिन और टोरस के बीच में स्थित है।
तुर्की के 2 पर्वत है, पोंटिन और टोरस। टोरस से आपकी 2 नदियां निकलती है, दजला और फरात। ठीक है, तो वहीं स्थित है अनातोलिया का पठार। ठीक है, जो अनातोलिया का पठार है, इसके अंदर क्या है, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है ना। और यहीं पे तुर्की की जो राजधानी है अंकारा इसी पठार पर स्थित है। इसके बाद में है ईरान का पठार। कौन सा पठार है? ईरान का पठार। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ है? एलब्रूज और जाग्रोस जो पर्वत है ईरान के, उन दोनों के बीच में स्थित है। अच्छा, उत्तर में कौन सा है? एलब्रूज, है ना। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? जाग्रोस। जो ईरान है वो कुछ ऐसा है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, तो यहाँ पे तो है एल्ब्रूज और यहाँ पे है आपका जाग्रोस। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया ईरान का पठार, उसकी अवस्थिति एल्ब्रूज और जाग्रोस के बीच में अंतर पर्वतीय पठार है। इसका क्या महत्व है? यहाँ पे जो है अत्यंत शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, लेकिन सामरिक और आर्थिक रूप से ये क्षेत्र जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, उसके भंडारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत समृद्ध है। यानी कि तेल और जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, वो यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में है पोतवार का पठार। जो पोतवार का पठार है, इसकी लोकेशन है पाकिस्तान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो सैन्य अड्डा है वो यहीं पर स्थित है ना। इसका महत्व क्या है? पोतवार के पठार में भी थोड़ा सा जीवाश्म ईंधन वगैरह है, और ये जो आपके भू राजनीतिक और सामरिक रूप से ये बहुत संवेदनशील है ना, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य अड्डे हैं और आईएसआई के भी होंगे, है ना। और आपके उनके भी तो बेस कैंप हो गए ना, आतंकवादी जो हैं, पता नहीं कौन कौन से, लश्कर जैसे फलाना ढीमका। हम्म, नाम नहीं लेना, बाकी नहीं आईआईआर में पढ़ ही रखे हैं ये सब, एक नाम का क्यों जानना है हमें, हमें कौन सा ज्वाइन कर दूँ। हाँ, फिर आता है सान का पठार। सान का पठार जो है वो कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। म्यांमार का भी जो पूर्वी भाग है ना, इधर ये म्यांमार है, उसके इधर की साइड में ये स्थित है। ठीक है, अच्छा, अब जो सान का पठार है, यहाँ से क्या है, साल्वी नदी बहती है। यहाँ पे सीसा, जस्ता और चांदी जैसे खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो खनिज संसाधनों के रूप से ये बहुत सही पठार है मतलब। फिर अन्य महत्वपूर्ण में लोएस का पठार जो कि चीन में है। ये उत्सर्ग पठार जो है वो मध्य एशिया के अंदर है ना। जो लोएस का पठार जो चीन में स्थित है, वो अपनी पीली मिट्टी के लिए फेमस है। पीली मिट्टी, है ना, जिसे हवा जो है उड़ाकर लाती है। उत्सर्ग जो पठार है, ये मध्य एशिया में जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है, वहां पे स्थित है। ये बहुत शुष्क और कटिपटी पठार का संरचना है ना। तो अगर आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, वहां पे 2 नंबर में, 5 नंबर में ये प्रश्न पूछ लेते हैं अंतर पर्वतीय पठार में। फिर आपको ये, या तो अंतर पर्वतीय पठार तो इतना इजी तो पूछता नहीं है, लेकिन जैसे तिब्बत के पठार के बारे में, अनातोलिया के पठार के बारे में, ईरान और कोतवाल के पठार, किसी पठार के बारे में आपसे पूछ लेता है, तो अब आपको वो चीजें ऐड करनी पड़ेगी ना, कि ये अंतर पर्वतीय है, अंतर पर्वतीय के अंदर ये 2 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, उनका नाम आपको लिखना पड़ेगा। वहां से यदि कोई नदी निकल रही है तो वो सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी, है ना। और डायरेक्ट आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके चाहे पटवारी हो, वीडियो हो, चाहे आपके एसएससी हो, कोई भी हो, तो कहीं भी आपके रेलवे वगैरह में सीधे पठारों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में उच्चावाच और भौगोलिक अंतर संबंध वगैरह, मतलब ये तो कोई रिवीजन वाली बात है, ये तो चलो ठीक है। आगे चलते हैं। एशिया के विशाल मैदान और सभ्यता का पालना, अन्न भंडार, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि एशिया के जो मैदान है वो कहाँ है, कैसे है। तो इसको सभ्यता का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की जो सबसे पुरानी संस्कृतियां हैं, उनकी जो उपज है वो इन्हीं मैदानी भागों में, जो नदियों के किनारे जो जगह थी, वहीं पे वो सभ्यताएं
फली फूली मतलब बनी वहीं पे, है ना। साथ ही भरपूर फसल उत्पादन के कारण भी ये 70 जो है अन्न भंडार कहलाता है। ठीक है, तो ये 5 मैदान हैं आपके सामने, मेसोपोटामिया का, मंचूरिया का, तुरान का, साइबेरिया का और चीन के बृहद मैदान। ठीक है, तो ये सारे हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब मेसोपोटामिया के जो मैदान है, इसके जो स्थिति है, मुख्य रूप से ये कहाँ पे है, ये हमने टिग्रिस और यूफ्रेटस जब पढ़ा था, है ना, तो वहां पे आता है कि भाई उसी टाइम अपन ने बात की थी कि जो टोरस पर्वत है वहां से निकलता है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियां, तो वो कहाँ पे है, तुर्की में है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है नहीं, इराक। तो कहाँ पे है, ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तुर्की। ठीक है, तो ये दज्जा और फरात का जो बेसिन है वहां पे है मेसोपोटामिया के मैदान। प्राचीन सभ्यता के विकास के कारण सभ्यता का पालना कहते हैं, और यहाँ पे क्या मिलता है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है कृषि के साथ साथ जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल और इसके विशाल भंडारों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में है तुरान के मैदान। जैसे यहाँ पे तुर्की नहीं लिखा हुआ ना, ये तुर्की, तुरान के मैदान, ये मध्य एशिया के सिर दरिया व अमु दरिया बेसिन, यहाँ पे किजिलकुम व काराकुम मरुस्थल स्थित है। वो काम की बात तो ये होगी। तो ये लोकेशन कहाँ पे है, ये मध्य एशिया में एक विशाल निचली मैदानी प्रदेश या बेसिन क्षेत्र है, और ये मुख्य रूप से सिर दरिया और अमु दरिया नदियों के बेसिन में फैला हुआ है ना। वो जो ऐतिहासिक रूप से अरल सागर में गिरती थी, अब अरल सागर जो है वो सूख चुका है ना, अरल सागर में गिरती थी वो सूख गया। मरुस्थल जलवायु शुष्क होने के कारण इस मैदानी भाग में किजिलकुम और काराकुम जैसे बड़े मरुस्थल स्थित है। ठीक है, फिर आते हैं मंचूरिया के मैदान। ये चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक है, और ये कैसे है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठंडी जलवायु के कारण यहाँ विशेष प्रकार की घास और कृषि अनुकूल परिस्थितियां जो है वो पाई जाती। ठीक है, इसका औद्योगिक महत्व भी है। कृषि के अलावा इस मैदान पर लोह के जैसे और कोयले के भंडार ये सब मिलते हैं। इससे चीन का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र इसको बना देता है मंचूरिया के मैदान का। फिर आते हैं साइबेरिया के मैदान। जो साइबेरिया के मैदान है वो एशिया के सबसे उत्तर में जो रूस वाला जो एरिया है ना, उसके विशाल भूभाग पर ये फैला हुआ है। इसका विस्तार जो इधर यूराल पर्वत देखा है ना, पश्चिमी यूराल पर्वत, वहां से लेके पूर्व में इधर लीना नदी है, वहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है, नदियां बहुत सारी है यहाँ इस मैदान के अंदर। ओब, येनेसी, येनिसे, लीना बेसिन, है ना, ये वाली जो लीना जैसी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं, है ना, ये ऊपर की ओर जाके गिरती हैं। और ये कृषि के लिए अनुपयोगी है ये, कृषि के लिए उपयोगी नहीं। क्यों, क्योंकि अवसादी चट्टान है और पथरीला है, दलदली हो जाता है ना। अवसादी चट्टानों की प्रकृति बहुत ज्यादा ऐसे ठंडी में ये खेती करने लायक बन नहीं पाता। फिर आ जाते हैं चीन के वृहद मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना। ये जो है चीन के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले भाग है ना, मैदानी भाग, जो इसके जो पूर्वी हिस्सा है उधर को है। यहाँ पर मुख्य रूप से यांगसी और सिकियांग नदी जैसे बड़ी नदियों के बेसिन है। इसमें हांगहो नदी का बेसिन भी शामिल होता है। ठीक है, अच्छा, इसका क्या महत्व है, ये चीन का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है चावल और गेहूं उत्पादन के लिए। तो ये क्या है, इसका आर्थिक इंजन ये भी है ना। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इसके बाद मरुस्थल होंगे। इसके बाद है एशिया के प्रमुख मरुस्थल, हॉट अर्ग से लेकर कोल्ड हमादा तक के जो भी है ना। अर्ग जो है वो क्या होता है, इसका मतलब है रेतीला मरुस्थल, है ना, हमने पहले भी देखा है अर्ग वाले उदाहरण। सारा पूरा कैसा है, हमादा है या अर्ग है, सारा हमादा। और जो नीचे थे वो क्या थे, अर्ग के उदाहरण थे। नीचे कौन कौन से,
याद करो देखो, कालाहारी था, नामिब था, है ना, वो दोनों ही क्या थे आपके अर्ग, मतलब जो रेतीले मरुस्थल जो थे। ठीक है। अच्छा जी। तो चलो अब हम बात करते हैं एशिया के मरुस्थलों की। तो रूब अल खली मरुस्थल, रूब अल खली मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है, अरब मरुस्थल का भाग है। इसकी अवस्थिति क्या है? मुख्यतः सऊदी अरब में। इसका जो बाकी हिस्सा है वो ओमान, यूएई, यमन, इनके भी कुछ हिस्सों में ये फैला हुआ है। ठीक है। अच्छा जी। इसकी विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल, मतलब रेतीला मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा रूब अल खाली मरुस्थल। अभी टाटा की एक कार है, ईवी आ रही है वो, सिएरा, जो पहले पेट्रोल और डीजल में लॉन्च हुई, सीएनजी में लॉन्च हुई, उसका एक एड जो है वो यहाँ पे शूट किया गया है, रूब अल खलील, है ना। तो उससे आप याद रख सकते हो कि ये विश्व का सबसे बड़ा अर्क मरुस्थल है। अभी ये क्लास के बाद में देखना, सिएरा का एड मरुस्थल वाला डेजर्ट में, है ना, वो यही है। इसकी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा अर्क मरुस्थल है, जीवाश्म ईंधन की उपस्थिति है ना, मतलब यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं रेत के, है ना, फिर भी यहाँ पर वो सुस्त अवस्था, मतलब परिस्थितियां होने के कारण, यहाँ पे लोग नहीं होने के बाद भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जीवाश्म ईंधन, यानी पेट्रोल और नेचुरल गैस के विशाल भंडार। तो रूब अल खली बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर तकला मकान, कैसा मकान? तकला, ये ठंडा मरुस्थल। ये कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल, क्योंकि ये बहुत अच्छी बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर है, बहुत अधिक ऊंचाई के ऊपर है और उच्च अक्षांशों के ऊपर स्थित। कहाँ पे? चीन, तिएन शान और कुलुन शान के बीच में, तारिम बेसिन। ठीक है। बिल्कुल ऐसे पहाड़ों के बीच बीच में ऐसे घिरा हुआ है ना। तो इस वजह से बारिश नहीं होती, वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाता है ना। तो वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण ये बनता है, बड़े पर्वतों से घिरा हुआ है तीन शान और कुल्लू शान से, इसलिए मानसूनी जो हवाएं हैं वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, जिससे ये क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्घ्य मरुस्थल है। ये क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्घ्य मरुस्थल। इसी मरुस्थल क्षेत्र में लोप नूर झील है, जहां पे चीन का परमाणु केंद्र स्थित है। तो पहाड़ों के बीच में एकदम शुष्क मरुस्थल के अंदर, ठंडे वाले में उन्होंने परमाणु केंद्र बना कर। फिर आता है आपका गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। ये क्या है? ठंडा मरुस्थल है। इसकी अवस्थिति उत्तरी चीन व दक्षिणी मंगोलिया। ठीक है। इसके एक विशाल भूभाग पर ये फैला हुआ है। विशेषता क्या है? ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है। किसके वृष्टि छाया क्षेत्र में? हिमालय और बाकी जो अन्य उधर की जो श्रेणियां हैं उनके पीछे ये पड़ जाता है, मानसून वहां तक पहुंच नहीं पाता। ये कैसा है? हमदा का उदाहरण है। हाँ, पथरीला है, रेतीला नहीं है ना। तो जहाँ पे ऐसे चट्टाने हैं ऐसे कंटिन्यूस। अब यहाँ पे खनिज संसाधनों की बात करें तो जियासु और खनिज जो है वो उपलब्ध नहीं, कोयला जो है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा, थार अपने वाला भी रह गया, ये भी तो एशिया में आता है, थार, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है ना। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? ये कहाँ पे है? अपने जो इंडिया है उसके तो कहाँ पे है? नॉर्थ और वेस्ट में, है ना। ये बिल्कुल भाई, वेस्ट तो ये गुजरात वाला आ गया, नॉर्थ वेस्ट में। और एशिया के साउथ में, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अगर गोलार्ध पूछता है तो नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं,
वैसे तो जो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ता है उसके लिए तो इजी रहता है थार वाला, है ना। बाकी जिनके जैसे एसएससी वगैरह कर रहा है तो वो राजस्थान जी के तो क्यों ही पढ़ेगा, है ना। तो ये क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर स्थित एक क्या है, गर्म मरुस्थल है ना। उप उपोष्णीय कटिबंध, है ना, सब ट्रॉपिकल जोन जिसे बोलते हैं, है ना। और कैसा है ये, गर्म है। सबको पता है गर्म। इसका 85% तो अपने पास है, इंडिया के पास, बाकी 15% है पाकिस्तान के पास, है ना। अब इंडिया वाले के अंदर भी सबसे ज्यादा है राजस्थान के पास, 61 से 62%। इसके अलावा राजस्थान के पास में कौन है, ऊपर को पंजाब है, इधर को गुजरात है, और इधर को हरियाणा है। तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा फैलाव, 61-62% तो राजस्थान लेके बैठा है, और जो 38-39% है वो ये तीनों बांट के बैठे हैं। ये जो है इसकी प्राकृतिक सीमा जो है थार के मरुस्थल की, वो बनाती है अरावली। थार के मरुस्थल की प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है, अरावली, है ना। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा आपका अर्ग है, कौन सा आपका हमादा है, तो थार का मरुस्थल कैसा है भाई, ये अर्ग और हमादा दोनों है, अर्ग और हमादा दोनों है। जो अर्ग वाला है, अर्ग वाला वो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, जैसे कि जैसलमेर हो गया, आपका बाड़मेर हो गया, है ना, वहां विशाल रेत के टीले पाए जाते, है ना। यहाँ पे बरखान और तारानुमार, ये सब जो आपकी बालू का स्तूप है वो पाई जाती है, अनुप्रस्थ, अनुधैर्य बालू का स्तूप, है ना। जो वो सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती। फिर आते हैं आपके हमादा वाला। हमादा वाला जैसे ही आप राजस्थान के थोड़ा अंदर आते हो, जैसे पोखरण है ना, पोखरण तो आप जानते होंगे, अपने जैसलमेर के अंदर है, जो यहाँ पे अपना परमाणु परीक्षण केंद्र है ना। रामगढ़ हो गया, है ना, फलोदी हो गया, है ना, और थोड़ा अपने जोधपुर वाला हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बालू का स्तूप नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कैसा है, पथरीला है, मतलब हमादा है ना। अब जो अपना थार का मरुस्थल है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं। एक अलग से पेज ले लेना ज्यादा ठीक रहता, लेकिन अब वो हो गया, डिस्कशन ही खत्म हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा थार के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता है। अब सबसे ज्यादा जैव विविधता मरुस्थलों से कंपेयर करके है, ऐसे नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई, है ना। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है ये। मतलब विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल, अपना ग्रेट इंडियन डेजर्ट। या जीवन बाकी जो मरुस्थल है उनसे बहुत ज्यादा है, वहां पे तो बिल्कुल ऐसे है ही नहीं, है ना। यहाँ पे राष्ट्रीय मरु उद्यान है, क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, नेशनल डेजर्ट पार्क। वो कहाँ पे है, जैसलमेर। और इसके अंदर जो है राज्य के जो पक्षी है गोडावण, उसको संरक्षण मिला हुआ है ना। यहीं पर है आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क, है ना। ये बहुत पुराना है, जो है एक पार्क है, जिसमें मतलब आपको बहुत प्राचीन काल के जो 33 साइकिल के अवशेष हैं वो सब माने जाते, मतलब यहाँ पे मिलते हैं, है ना। लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले के इसके अंदर जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। तो ये है अपने थार का मरुस्थल, है ना। और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे कुछ इंदिरा गांधी नहर है, यहाँ पे आपके लूनी नदी जो है बहती है ना। और यहाँ पे बहुत सारे खनिज के भंडार हैं, अलग अलग बेसिन, जैसे बाड़मेर सांचौर बेसिन हो गया,
है ना। यहाँ पे जो कुएं हैं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, प्राकृतिक गैस जैसे जैसलमेर के अंदर कोयला मिलता है ना, लिग्नाइट मिलता है कपौड़ी जालिपा में, चूना पत्थर के विशाल भंडार है। और बालोतरा के अंदर अभी आपकी जो रिफाइनरी लगाई गई है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं धार के मरुस्थल में, वो सब आपको जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमारे राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेज के। हो सकता है कोई और पढ़ाए, हो सकता है ना पढ़ो, इंतजार करना है ना। पहले हम इसको खत्म करते हैं और इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करते हैं, फिर आएगा थार बजट का। लेकिन आपके इतना ही पूछा जाएगा यदि एसएससी रेलवे वगैरह की बात करते हो तो। और राजस्थान के एग्जाम की बात करते हो तो वो फिर राजस्थान की ज्योग्राफी में शुरुआत ही यहीं से होता है, डेजर्ट से ही पढ़ाना शुरू करते हैं हर कोई। हम हो सकता है नदियों से स्टार्ट कर दें, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गया था ना अपना। फिर है अंतर्देशीय जल निकाय, महान ब्रंज घाटियां और खारे सागर। ठीक है। अच्छा जी, ये है एक तो डेढ़ से ब्रज सागर, इसराइल और जॉर्डन सीमा पर ब्रंज घाटी है। स्थल भाग का न्यूनतम बिंदु जो है -403 मीटर है। जॉर्डन नदी का जल मोड़ने के कारण सिकुड़ रही है, अत्यधिक लवणता और घनत्व। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे, ये बहुत सोल्टी पानी है यहाँ पे, इसलिए इसके ऊपर ऐसे गिर जाओ और अपने आप तैरते रहो, है ना। तो ये है डेढ़ सी, है ना। फिर है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील है। वोल्गा और यूराल जो नदियां हैं वो इसमें आके गिरती हैं। 5 सीमावर्ती देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। बाकू में पेट्रोलियम के भंडार। उसके अलावा है बेकाल झील। रूस की ब्रंस घाटी विश्व की सबसे गहरी झील है ना। -1642 मीटर इसकी गहराई। आयतन में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो ये क्या है, विश्व धरोहर, 20% भंडार है पानी का। फिर आता है अरल सागर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सीमा पर मीठे पानी की झील। अमू दरिया और सिर दरिया का संगम, निरंतर क्या हो रही है, ये सिकुड़ रही। फिर इसिक कुल झील, किर्गिस्तान में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है इसिक कुल झील। इसके बाद अंतर्देशीय जल निकाय का ही जो बचा हुआ भाग है वो वानगोल झील। ये क्या है, तुर्की में स्थित विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। उर्मिया झील ईरान की सबसे बड़ी लवणीय झील है। बलकास झील कजाकिस्तान की मीठे पानी की झील है। उस नूर झील ये मंगोलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील है। किंगाई झील चीन की सबसे बड़ी लवणीय झील है। टोनले सेप झील कंबोडिया में दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 36 जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है उनमें ये शामिल है। मेकोंग की सहायक टोनले सेप नदी का उद्गम होता है। टोबा झील इंडोनेशिया में विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील। बीवा झील जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है। तो ये झीलें वगैरह वन लाइनर की जो चीजें थी वो मैंने आपको ऐसे बहुत फास्ट फास्ट से पढ़ा दी है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब यहाँ से जो नदियां निकल रही है उनकी बात शुरू हो गई है कि टोरस पर्वत हमने पढ़ा, टिग्रिस और यूफ्रेटस जो दजला और फरात मेसोपोटामिया के मैदान है, टिग्रिस के किनारे बगदाद की राजधानी, यूफ्रेटस जो पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मुआना इराक में मिलकर सत अल अरब कहलाती है, फारस की खाड़ी में ये जाके गिर जाती। हिंदुकुश पर्वत से हेलमंद नदी का उद्गम होता है, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, बेसिन में अफीम की खेती हुई है। और ये स्वर्णिम अर्ध चंद्रमा पाक, अफगान और ईरान का हिस्सा है ना। अच्छा जी, मुहाना है होमुन पू झील। फिर पामीर क्षेत्र से सेदरिया अमुदरिया कहाँ जाके मिलती है, ये अरल सागर में मिलती है। इसके बाद में उत्तरी एशिया की नदियां आर्कटिक और प्रशांत महासागर में जो मिलने वाली है, ओब, येनेसी और लेना। ये रूट की नदियां है, बताया था आपको, उत्तर में जाके गिरती है। ओब नदी का उद्गम होता है अल्ताई पर्वत से, ओब की खाड़ी में या कारा सागर में जाके ये गिरती है। विशेषता क्या है, ज्वार नदों यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रमुख सहायक नदी जो है वो क्या है, इर्तिस है। येनेसी नदी, इसका उद्गम और मुहाना, उद्गम कहाँ है, सयान पर्वत है और येनेसी के खाड़ी में ये जाके गिरती है। ठीक है।
फिर है लीना नदी, इसका जो उद्गम है वो बेकाल पर्वत है, कहाँ गिरती है, लेप्टेव सागर में। डेल्टा का निर्माण होता है और रूस की सबसे लंबी नदी है, बेसिन में सोने के प्लेसन निक्षेप पाए गए। अच्छा जी। फिर अमूर नदी, ब्लैक ड्रैगन नदी, ये इसका जो उद्गम है रूस चीन सीमा पर होता है, टाटरी की खाड़ी में जाके गिरती है, रूस और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ये वाली जो अमूर नदी है वो की ये बात हो रही। अब चीन की नदियां, है ना, होंग हो नदी, जिसको पिलिंदी बोलते हैं, ये किंगहाई प्रांत से बोहाई की खाड़ी की तरफ जाके गिरती है। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी और सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चीन का शोर, क्योंकि ये इससे आ जाती है बाढ़। अवसाद आएंगे, अवसाद आगे कहीं पे जमेंगे, फिर पानी जो है पीछे इकट्ठा हो जाएगा, फिर अवसाद आगे जमा होते रहेंगे, पानी इकट्ठा, बाढ़ आ जाएगी, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चीन का शोक बोलते हैं। पीली नदियां होंग हो नदी। फिर यांगसी नदी तिब्बत के पठार से पूर्वी चीन सागर में जाके ये गिरती है। एशिया की सबसे लंबी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बेसिन में लोहा अयस्क और तेल मिलता है। शहर इसके किनारे है संघाई और वुहान, जहाँ से कोविड आया था। संघाई आप जानते हो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। बांध परियोजना है इस पे, थ्री गोर्जियस बांध, विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन वाला, हाल ही में बनाया। बेहेतन बांध विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है और जिनसा नदी यांगसी की सहायक नदी है। सिकियांग नदी या पर्ल नदी, ये तिब्बत के पठार से दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, बेसिन में चावल की खेती होती है। ठीक है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियां और स्वर्णिम जो त्रिभुज है उसके बारे में। मेकोंग नदी जो है वो तिब्बत से होके शुरू होती है और दक्षिणी चीन सागर साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। शहर नाम पेने कंबोडिया का एक शहर है और लाओस का वियंतियन और टोनले सेम नदी का उसमें होता है संगम। ठीक है। अच्छा, फिर आती है साल्विन नदी, तिब्बत से मर्तबान की खाड़ी, शान के पठार का बहाव म्यांमार व थाईलैंड के बीच की सीमा का निर्धारण करती है साल्विन नदी। फिर इरावदी, हिमालय धाराओं से उद्गम, म्यांमार की सबसे लंबी, शहर यांगून और सहायक नदी है चंदीगढ़। सुरमाया बराक नदी बांग्लादेश मणिपुर इसमें बहती है और मेघना नदी का निर्माण होता है। तिपाई मुख परियोजना भारत और बांग्लादेश की। रेड नदी इसके किनारे हनोई वियतनाम शहर बसा हुआ है। शाओ फ्राया नदी किनारे पर बेकोंग या थाईलैंड शहर स्थित है। अच्छा, स्वर्णिम त्रिभुज कौन सा बन रहा है यहाँ पे अफीम की खेती के लिए, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एशिया की जो नदियां हैं वो खत्म। अब हम बात करेंगे औद्योगिक प्रदेश की। नदी और झील जो है, नदी और झील, ये मैंने सिर्फ रीडिंग मारी है क्योंकि जो आपकी मैराथन होगी, मैराथन जो होने वाली है उसके अंदर हम इनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सबकी हम ऐसे रीडिंग ही मारेंगे, बाकी सबको अपन बहुत ज्यादा ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना। इसलिए वो फटाक से औद्योगिक क्षेत्र है, ये आपको अभी भी याद कराऊंगा, मैं तब भी याद करवाऊंगा, तो इनको पढ़ते हूँ। पहले है चीन के औद्योगिक प्रदेश। अब चीन दुनिया का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तो बना हुआ है, ये तो अपने को पता है। तो इसके जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनके मुख्य उद्योगों के अपने को पता होना चाहिए। और कोई भी कभी भी कुछ भी पूछ ले, है ना, पता तो होना चाहिए। तो इसके जो लौह और इस्पात वाले जो है ना, आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ है वो अपन देख लेते हैं। एक तो है मुगदेन त्रिभुज, कौन सा, मुगदेन त्रिभुज। ये क्या है, मंचूरिया की जो मैदान है ना, जिनका हमने पहले अभी बात की है, वहां पे ये स्थित है ना। यहाँ के प्रमुख शहर जो शेयांग है, फुसुन है, अल्सान है, ये सब इसके अंदर शामिल है ना। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लो अयस्क और जो कोयले के भंडार है वो बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे मिलेंगे। तो जहाँ पे लोहा और कोयला है वहां पे इस्पात का कारखाना तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बहुत ऐसे तगड़ा
उद्योग है इनका, लोहे और इस्पात का। ठीक है, फिर बात करते हैं सूती वस्त्र और वस्त्र उद्योगों की। तो सूती वस्त्र जो है वो कहाँ का है, इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है संगाई, कैंटन और बीजिंग। संगाई, कैंटन और बीजिंग। इसका रीजन क्या है, संगाई और कैंटन और बीजिंग ये है। जो संगाई और कैंटन तटीय और बंदरगाही जगह है। संगाई और कैंटन जो है तटीय और बंदरगाही जगह, यहाँ पे कच्चा माल को आयात करेंगे और तैयार कपड़े जो है आसानी से ये क्या कर देंगे, दूसरे देशों में निर्यात कर देंगे। ये बहुत ऐसे आदर्श सी स्थिति बन गई ना। ये चीन के सबसे सघन आबादी वाले और समृद्ध मैदानी क्षेत्रों में है, संगाई, कैंटन और बीजिंग वगैरह जो है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन कोयले की। कोयले के जो मुख्य क्षेत्र है वो है सांसी, सांझी और सांडोग, सेंडोग। वैसे सेंडोग भी बोलते हैं, तो सेंडोग, सांझी और सांसी, है ना। ये जो प्रांत है यहाँ पे, इसको ये तीनों प्रांत जो मिलकर जो है ये कोयला बेल्ट कहलाते हैं। चीन की जो कुल ऊर्जा और औद्योगिक शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से सांसी, सांझी और सांडोग से आता है। टिन जो है ना, टिन, ये चीन के यूनान प्रांत में मिलता है। जो दक्षिणी चीन में जो यूनान प्रांत है वो, वहां पे क्या है, गेल लो धातु जो होती है, नॉन फेरस मेटल जो है वो पाए जाते हैं। तो उसमें विशेष रूप से टिन जो है ज्यादा मिलता है। फिर आ जाते हैं अपन जापान के औद्योगिक प्रदेशों की ओर, है ना। जापान के पास जो है कच्चे माल और खनिजों की बहुत ज्यादा ऐसे कमी है, फिर भी वो जो लेटेस्ट टेक्निक है ना उसके ऊपर, और जो ये इसकी जो कोस्टल लोकेशन है कि भाई ये टापू से हैं इनके, है ना, तो कहीं से भी पानी से आएंगे जाएंगे, चीजें मंगवाएंगे, बनाएंगे और फेंक देंगे वापस, कहीं और बेच देंगे, है ना। तो उसका वजह से ये क्या है, वो औद्योगिक महाशक्ति बना। तो ये औद्योगिक प्रदेशों को उन्होंने कार्ब और तटीय समूह के रूप में उनको अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जापान वालों की। जापान के अंदर ऑटोमोबाइल और जो जलपोत है वो कहाँ कहाँ बनते हैं, है ना। तो मुख्य क्षेत्र जो है टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी, केहिन प्रदेश, कांटो और क्वांटो प्रदेश, है ना। इस जो पूरा जो ये प्रदेश है इसको एक औद्योगिक समूह केहिन प्रदेश के नाम से या कांतो या क्वांतो प्रदेश के नाम से जाना जाता है। केहिन प्रदेश, कांतो या क्वांतो प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये जापान का सबसे बड़ा और सबसे विकसित औद्योगिक मैदान है, जहां दुनिया की बेहतरीन कारें और विशाल समुद्री जहाज जो है उनका निर्माण होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट की यदि हम बात करें तो जापान का जो नगोया प्रदेश है उसको हम जापान का डेट्रॉइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जापान का डेट्रॉइट भी बोलते हैं नगोया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जापान के ऑटोमोबाइल उद्योग का मुख्य हब है। यहाँ एरोस्पेस का काम जो होता है, एरोस्पेस यानी कि जो विमान वाले जो इंडस्ट्री है उसका भी तेजी से विकास यहाँ पे हुआ है। फिर बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग का। ओसाका जापान का मेन क्षेत्र, और दूसरा है कोबे या किंकी प्रदेश, है ना। तो जो ओसाका है वो तो क्या है, जापान का मेन क्षेत्र है, क्योंकि शुरुआती औद्योगिक काल में ये सूती वस्त्र का उत्पादन का वैश्विक केंद्र था, है ना। और कोबे जो है इसका प्रमुख एक बंदरगाह है ना। तो और ये जो कंप्लीट जो सूती वस्त्र वाला एरिया है उसको बोलते हैं किंकी प्रदेश। ठीक है, लास्ट में है जापान में लो इस्पात और जल। ठीक है, तो ये येवाता नागासाकी जो प्रदेश है, यहाँ कीटो क्यूसू प्रदेश जो है वो इसका मुख्य क्षेत्र है ना। ये जापान के दक्षिणी द्वीप जो है क्यूसू पर स्थित है। और जो ये लिखा हुआ ना येवाता, येवाता में जापान का पहला आधुनिक इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था, इसलिए इसे जापान के भारी उद्योगों का जन्म स्थान माना जाता है। नागासाकी अपने विशाल जो शिप यार्ड्स हैं, मतलब जलपोर्ट हैं, जलपोत हैं या जहाज
है, उनके लिए नागासाकी प्रसिद्ध है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि जापान का मैनचेस्टर कौन सा है, जापान का डेट्रॉइट कौन सा है ना। और बाकी सब चीजें कि कौन सा कहाँ पे है ना? वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर है अन्य कुछ। तो अन्य में तो क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान को पूछेगा क्या तुमसे। सूती वस्त्र लाहौर, मुल्तान, कराची में। कागज उद्योग नौशेरा में। कोयला क्वेटा में। हाँ, जो ईरान है, ईरान के अंदर आपको थोड़ा सा जो ऑयल क्षेत्र है वो लाली के अंदर है ना। हमने देखा था ईरान के पठार को जब पढ़ा था तो वहां के क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन बहुत ज्यादा है ना। लाली ईरान के जो खुजेस्तान प्रांत है वहां का एक ऐतिहासिक और प्रमुख तेल क्षेत्र है। तो यहाँ पे भारी मात्रा में कच्चा तेल मिलता है, क्रूड ऑयल है ना। ईरान की अर्थव्यवस्था की जो एक तरह से रीढ़ बोल सकते हो आप। फिर इराक में भी क्या है, तेल ही मिलता है ना। किरकुक जो ऑयल क्षेत्र है वहां पे है ना। मेसोपोटामिया के मैदान और पर्वत श्रेणी के मिलन बिंदु की स्थिति में वो जो है बहुत बड़ा केंद्र रहा है ये उसका, आपके एनर्जी का। यहाँ से काफी वो तेल की पाइपलाइन से भूमध्य सागर में बंदरगाह वो के थ्रू निर्यात हो रहा है ना। ये सारी चीजें हो गई है ना। यहाँ पे अपना एशिया समाप्त हो गया। ठीक है।